मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आँखों में आँखें डाल के कहा चल जुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। दोस्तों आइए मंजिल की औकात याद दिलाते हैं। हम पढ़ रहे थे परसेंटेज की। अब तक हमने 3-4 कंसेप्ट पढ़ लिए हैं और जिसमें हमारा कंसेप्ट था वेन डायग्राम का। वेन डायग्राम हम पढ़ रहे थे दोस्तों। अब वेन डायग्राम में हम क्या पढ़ रहे थे? वेन डायग्राम में हम 2 डायग्राम वाले पढ़ रहे थे, ए और बी वाले। ए और बी वाले 2 डायग्राम पढ़ रहे थे। अब तक हमने 2 डायग्राम वाले कंसेप्ट ख़त्म कर लिए थे। यदि ए सब्जेक्ट में पास हुए स्टूडेंट की संख्या या फिर बी सब्जेक्ट में पास हुए स्टूडेंट की संख्या और ये फिर थी कॉमन स्टूडेंट की संख्या जो ए में या बी में पास हुए हों, इन सब को हम पढ़ रहे थे। अब हम इस क्लास में पढ़ेंगे थर्ड यानी कि तीन डायग्राम वाले पढ़ेंगे हम। अब तक सिर्फ और सिर्फ 2 डायग्राम वाले पढ़ रहे थे, अब हम 3 डायग्राम वाले पढ़ेंगे। 3 डायग्राम वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम सबसे पहले कंसेप्ट सीखेंगे। 1 डायग्राम, 2 डायग्राम या फिर 3 डायग्राम इधर बनेगा या फिर इधर बनेगा। कैसे बनते हैं 3 डायग्राम मैं आपको बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से समझाऊंगा। तो दोस्तों यदि किसी भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, यदि कोई दोस्त नया आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर बताएं। बिल्कुल मैं आपको बेसिक से मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ परसेंटेज की, और ये मैथमेटिक्स का कोर्स आपके लिए एसएससी, बैंक, रेलवे, पटवारी सभी एग्ज़ाम्स में बिल्कुल बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इसमें मैं सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, जिसमें एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, पटवारी, रेलवे में आए हुए क्वेश्चंस में आपको एग्जाम्स में जो क्लास नोट्स में करवाता हूं। तो दोस्तों आप ज़रूर से ज़रूर यहां से आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ाई कर सकते हैं। यदि आपका कोई भी छोटा भाई हो, बड़ा भाई हो, कोई भी हो, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि टीचर कितना भी फेमस है, वो भी अच्छा पढ़ाता है। यदि कोई टीचर फेमस है तो वो शुरू से उसने भी जीरो से शुरुआत की थी, ऐसे हम शुरुआत कर रहे हैं जीरो से। तो दोस्तों इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई ज़्यादा फेमस है तो ज़्यादा अच्छा पढ़ाएगा या फिर कोई ज़्यादा फेमस नहीं तो कम अच्छा पढ़ाएगा। आप कंटेंट को देखिए, वीडियो को देखिए, आप 1-2 बार वीडियो को देखिए, 4-5 वीडियो को देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि कितना अच्छा कंटेंट है। यदि अच्छा कंटेंट होगा तो दोस्तों अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे तो अच्छा एग्ज़ाम में हमारा रिजल्ट रहेगा। तो बस यही दरख्वास्त है आपसे मेरी कि आप मेरे चैनल को बढ़ाइए। आपका अपना चैनल है, आप इस पे पूरी मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हो। तो आइए अब पढ़ने की शुरुआत करते हैं। हमने 2 वाले पढ़ लेते, ए वाले और बी वाले। इसमें ओनली ए वाले आते हैं। यदि ओनली ए वाला देखा जाए तो ये पोर्शन रहेगा ओनली ए वाले में, ये पोर्शन रहेगा ओनली ए वाला। और यदि ओनली बी वाला देखा जाए तो ये पोर्शन रहेगा ओनली बी। और यदि दोनों को कॉमन देखा जाए तो ये बीच वाला कॉमन पोर्शन है जो बीच वाला रहेगा। और इसका हमने फार्मूला बनाया था सेट थ्योरी से। दोस्तों सेट थ्योरी से फार्मूला बनाया था। सेट थ्योरी का फार्मूला होता ही है ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस माइनस ए इंटरसेक्शन बी। दोनों को जोड़ देते हैं और जो कॉमन होता है उसको घटा देते हैं। अब हम 3 डायग्राम वाले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। उससे पहले हम उसके बेसिक कंसेप्ट को सीखने की कोशिश करते हैं। तो 3 डायग्राम वाला आप दोस्तों एक बार पढ़ के देखिए। यदि आपके समझ में आता है तो आप आगे से पढ़िए, वरना कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपके समझ नहीं आता तो बिल्कुल बेशक आप छोड़ के जा सकते हो चैनल को, लेकिन आप एक बार मौका दो, एक बार देखो और यदि आपको अच्छा लगे तो आगे पढ़ो। तो 3 डायग्राम वाला दोस्तों कैसे करते हैं 3 डायग्राम वाला? यदि कोई ए सब्जेक्ट में पास हुआ हो, यदि कोई बी सब्जेक्ट में पास हुआ हो और यदि कोई सी सब्जेक्ट में पास हुआ हो, ये ए है और दोस्तों ये बी है और ये सी है। अब पहले हम 2 वाले पढ़ रहे थे तो ए और बी 2 में कॉमन थे, लेकिन अब हम 3 वाले पढ़ रहे हैं तो कुछ पार्ट ऐसा होगा जो 3 में कॉमन होगा, यानी कि वो पार्ट ये रहा। ये पार्ट ऐसा है दोस्तों, ये तीनों में कॉमन है। तो इसको मैं उठा के इधर लिख देता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और ये पार्ट ऐसा है, ये ओनली और ओनली ए में होगा। ये सिर्फ और सिर्फ दोस्तों ये पार्ट है जो ओनली ए में होगा। ये यदि हम सबको छोड़ दिया जाए और सिर्फ ये पार्ट ए में रहेगा और ये पार्ट रहेगा बी में, ये वाला पोर्शन
सबको छोड़ दिया जाए तो, और ये वाला पोर्शन रहेगा सी में रहेगा, ये दीपक टाइप में बन रहा है जो। अब हम ये बिल्कुल ओनली ए का है ये, और ये ओनली बी का है, और ये ओनली सी का है। अब दोस्तों ये जो बच गए हमारे पास 3 पोर्शन बच गए, एक तो ये बच गया, इसको यदि हम देखते हैं तो ये होगा, ये ए और बी में, तो ए इंटरसेक्शन बी, और ये जो पोर्शन बच गया हमारा ये रहेगा बी और सी का है, तो बी इंटरसेक्शन सी। इन दोनों का पार्ट है, इसमें ए वाला पार्ट कहीं भी नहीं आ रहा है, इसमें आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ बी और सी वाले ऑप्शन और पार्ट आ रहे हैं इसमें। और यदि इस वाले पोर्शन को यदि देखा जाए तो ये रहेगा ए इंटरसेक्शन सी। आप यहाँ से समझ सकते हो कि क्या क्या रहेगा इसमें। मैं एक बार फिर ये तो समझाने के लिए था, अब मैं आपको इसका बढ़िया से डायग्राम बना देता हूँ जिसको आप क्लास नोट्स में यानी कि नोटबुक में छाप सकते हो। ये ए वाला डायग्राम है, ये बी वाला डायग्राम है, और ये सी वाला डायग्राम है। अब दोस्तों ये हमारा रहेगा ए प्लस बी प्लस सी का पोर्शन, ये रहेगा हमारा ए प्लस सी का पोर्शन, ये रहेगा हमारा बी प्लस सी का पोर्शन, और ये सिर्फ और सिर्फ ओनली ए का रहेगा, और ये रहेगा ओनली बी का, और ये रहेगा ओनली सी का। तो आप इसको दोस्तों अपने क्लास नोट्स में छाप सकते हो, इसको डायग्राम को आप बना सकते हो। अब इसमें एक और बात समझने की है, यदि ये ओनली ए का मतलब ये होता है कि और ओनली ए में ही है, सिर्फ और सिर्फ ओनली ए में है, ना तो ये बी में ना ये सी में, और इसका मतलब ये होगा बी का मतलब सिर्फ और सिर्फ बी में है ये, ना तो ये ए में है और ना सी में है। और इसी प्रकार ओनली सी का मतलब रहेगा कि ना तो ये ए में है और ना ये बी में है। अब आते हैं इसकी तरफ, तो ए प्लस सी का मतलब ये है कि एक तो ए वाला पोर्शन रहेगा और एक सी वाला पोर्शन रहेगा, यानी कि ये सी वाला पोर्शन रहेगा यहाँ तक और ए वाला पोर्शन रहेगा यहाँ तक। इसका मतलब है ये ए में और सी में दोनों में कॉमन पार्ट है जो, और इसका मतलब है जो बी में और सी में कॉमन पार्ट है जो, और इसका मतलब रहेगा इसी प्रकार ए प्लस बी, ए और बी में कॉमन पार्ट है, इसका मतलब ये है। दोस्तों आप यहाँ से बिल्कुल समझ सकते हो कि ए प्लस बी वाला कॉमन पार्ट है, ये बी प्लस सी वाला कॉमन पार्ट है, और ये ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों वाला कॉमन पार्ट है। जो ए में ए का भी पोर्शन आ रहा है इसमें, और दोस्तों बी का भी आ रहा है ये, और सी का भी आ रहा है, इसमें तीनों आ रहे हैं, तीनों में कॉमन पार्ट है जो ए प्लस बी प्लस सी का पार्ट है जो तीनों में कॉमन है। अब हम इसके सेट थ्योरी का एक फॉर्मूला होता है, इसको और पढ़ लेते हैं। इसी वेन डायग्राम पर बेस्ड होता है वो, उसको कैसे फॉर्मूले को आप लिख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला लिखने लायक है बस, इसका हमें डेरिवेशन हमें करना नहीं है, क्योंकि हमारे एग्जाम्स में ऐसा नहीं है कि हमें डेरिवेशन पूछे इसका ये कैसे आया, हमें सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है। और फॉर्मूले से भी हमें मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो सॉल्व करना है हमें। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे हर तरीके को काम में लेते हैं। एग्जाम्स में जो भी तरीका अच्छा लगता है, जिस तरीके से आप कर सकते हो उस तरीके से आप एग्जाम्स में सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है ए यूनियन बी यूनियन सी। इसका मतलब है कि तीनों वाला पार्ट, तीनों का मतलब कॉमन, तीनों का जितना भी पार्ट है, तीनों जितना भी गोले बन रहे हैं, ये पूरा यदि छायांकित कर दिया जाए, ये वाला पोर्शन, ये पूरा वाला पोर्शन, सब कुछ, इसका मतलब ये सब कुछ है जो इसमें पूरा आ रहा है जो, इसका मतलब है ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब है इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी माइनस जो कॉमन वाले पार्ट हैं, ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, ए प्लस बी वाला माइनस बी प्लस सी वाला और माइनस सी प्लस ए वाला। या इसको आप कॉमन लिख सकते हो, या फिर इसको आप इंटरसेक्शन लगा कर लिख सकते हो। और दोस्तों प्लस हो जाएगा तीनों वाला पोर्शन, यानी कि जो तीनों में है। ये अपना तीनों वाला इसका ये है, तीन डायग्राम का फॉर्मूला है। यदि ये अच्छा नहीं लग रहा हो प्लस वाला सिस्टम, तो मैं आपको इसको भी आप उतार लीजिए और डायग्राम मिटा देता हूँ, और मैं आपको इंटरसेक्शन लगा के भी लिख सकता हूँ कि इंटरसेक्शन लगा के डायग्राम को मैं ऊपर बना देता हूँ। ए बी सी ए प्लस सी, ए प्लस सी का मतलब यहाँ पे आप ए इंटरसेक्शन
सी है, मतलब दोनों का कॉमन पार्ट, और इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बी इंटरसेक्शन सी, इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन बी। दोस्तों ये इनका मतलब है, इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ ओनली ए, इसका मतलब ओनली बी, इसका मतलब ओनली सी। अब हम इसके फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए वाला पोर्शन, ओनली ए वाला, नहीं पूरा ए वाला, ए अगर ओनली ए वाला होता तो हम ए वाला लिखते बी प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए और प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। दोस्तों ये फॉर्मूला सेट थ्योरी से निकल के आता है, जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है निकालने की, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला होता है। ज़्यादातर दोस्तों ये एसएससी वाली एग्जाम्स में तो कम आता है, लेकिन बैंक वाली एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है। बैंक और रेलवे वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छे कंसेप्ट है, क्योंकि इस कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन आता ही रहता है रेलवे में। और दोस्तों ये रीजनिंग का जो क्वेश्चन होता है रेलवे का या बैंक का, उस क्वेश्चन को हम इसके फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। आप पूरे यूट्यूब पे देख लेना, 3 डायग्राम वाला आपको बहुत कम स्टूडेंट को मिलेगा, क्योंकि टीचर्स ज़्यादातर यूट्यूब पे वो चीज़ पढ़ाते हैं जो चीज़ अट्रैक्टिव हो, जो चीज़ सीधी हो, ईजी हो उसको। लेकिन मेरे को ऐसा है कि हमें सब कुछ पढ़ाना है, इसलिए मैं आपको सब कुछ पढ़ाऊँगा, चाहे वो टिपिकल हो चाहे ईजी हो। ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि यूट्यूब पर बिल्कुल सीधी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जिससे व्यूज़ प्राप्त किए जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से और सारी चीज़ें पढ़ेंगे। दोस्तों ये फार्मूला इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप इसको याद रख सकते हो। बैंक, रेलवे, सीडीएस, एसएससी और इनफैक्ट यूपीएससी के जो सीसेट का पेपर होता है उसमें भी वेन डायग्राम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इससे बाहर नहीं जाता, क्योंकि 3rd डायग्राम वाला है, 3 डायग्राम वाले से कोई बाहर नहीं जाएगा। हमने एक क्वेश्चन यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है उसको भी हम लेंगे, और मैं 2 क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा जो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। यदि आपसे नहीं होगा तो फिर मैं उसको आगे अगली वाली क्लासों में करवा देता हूँ। मेरा यही सिस्टम है, मैं आपको जो होमवर्क में देता हूँ उसको नेक्स्ट क्लास में करवा देता हूँ। अब ये हमने पढ़ लिया है, अब हम इसके क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट, इसका तो फर्स्ट है, लेकिन दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर चल रहा था 79 और अब ये है 80 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं आपको पढ़ देता हूँ। एक परीक्षा में 50% छात्र गणित में पास हुए हो। एक परीक्षा दी है किसी ने जिसमें एक स्कूल ने कोई परीक्षा ली जिसमें 50% छात्र गणित में पास हुए तथा 55% छात्र अंग्रेजी में पास हुए हों तथा 40% छात्र हिंदी में पास हुए हों तथा 15% छात्र गणित और अंग्रेजी दोनों में पास हुए हों और 20% छात्र अंग्रेजी व हिंदी में पास हुए हों तथा 25% छात्र हिंदी व गणित में पास हुए हों। और यदि 10% छात्र दोस्तों तीनों सब्जेक्ट में पास हुए हों तो हमें फेल होने वाले स्टूडेंट की संख्या निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वेन डायग्राम से इसको सॉल्व करेंगे। तो वेन डायग्राम से कैसे सॉल्व करेंगे इसको, क्वेश्चन आपके सामने चमचमाता हुआ अक्षरों में आपके सामने पेश है, आप इससे क्वेश्चन पढ़ सकते हो। बढ़िया, एक बार वीडियो को पॉज किया करो, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश किया करो। यदि आपसे नहीं होता है तो फिर आगे सॉल्यूशन देखा करो। तो आइए क्वेश्चन को करते हैं। तो पहले हम इसके वेन डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले इसके वेन डायग्राम बनाएंगे अच्छे से और वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। ये दोस्तों ए वाला पार्ट है, यानी कि इसको मैं मैथमेटिक्स वाला पार्ट लेता हूँ। और हमारे इसमें 3 सब्जेक्ट हैं, इसमें एक सब्जेक्ट मैथ की है और एक सब्जेक्ट इंग्लिश की है और एक सब्जेक्ट हिंदी की है। अब हम सबसे पहले कॉमन वाले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों कॉमन वाला पार्ट कौन सा है? कॉमन वाला पार्ट है जिसमें हमें तीनों सब्जेक्ट दिए हुए हों, यानी कि जो स्टूडेंट इंग्लिश में, मैथ में और हिंदी में पास हुआ हो। तो क्वेश्चन में आप पढ़ो कि ऐसी लाइन कौन सी है जिसमें तीनों में पास हुए हो। तो आप यदि देखोगे क्वेश्चन में, यदि पढ़ोगे तो 10% छात्र ऐसे हुए हैं जो तीनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं, यानी कि 10% छात्र ऐसे हैं जो तीनों में पास हुए हैं। अब मैथ वाले छात्र कितने हैं? 50% छात्र मैथ में पास हुए हैं। यहाँ मैं डेटा लिख लेता हूँ पहले। मैथ में कितने हुए? 50% छात्र, और 55% छात्र इंग्लिश में पास हुए हैं और 40% छात्र हिंदी में पास हुए हैं। और दोस्तों 15% छात्र ऐसे हैं जो गणित व अंग्रेजी दोनों में पास हुए हैं,
यानी कि मैथ और इंग्लिश दोनों में 15% छात्र हैं। और यदि इंग्लिश और हिंदी की देखी जाए तो कितने हैं, 15% छात्र गणित व अंग्रेजी में पास हुए, 20% छात्र अंग्रेजी व हिंदी में पास हुए हैं। और एक लास्ट हमारे पास रह रहा है किसका, मैथ और हिंदी का। तो मैथ और हिंदी में कितने छात्र, 25% छात्र मैथ और हिंदी में पास हुए। दोस्तों ये हमारे पास टोटल डेटा है और A+B+C यानी कि 10% छात्र। अब हमें क्या करना है, मैथ और इंग्लिश का कॉमन पार्ट कौन सा है, ये है मैथ और इंग्लिश का कॉमन पार्ट। तो दोस्तों मैथ और इंग्लिश में कितने हुए हैं, 15% पास मैथ और इंग्लिश में हुए। यदि 15% पास, यदि हम 15% यहाँ पे लिख देते हैं, लेकिन इसको हमें पहले मिटाना पड़ेगा 15% छात्र। लेकिन दोस्तों हमें पता है 10% छात्र तो मैथ और इंग्लिश और हिंदी में पास हुए। अब हमारे पास 15% छात्र ये दे रखा है मैथ और इंग्लिश वाला। तो मैथ और इंग्लिश वाले पास जो ऐसे स्टूडेंट 10% में होंगे, क्योंकि 10% में मैथ इंग्लिश और हिंदी तीनों पास हुए। यानी कि यदि मैथ हिंदी और इंग्लिश में 10% हैं, तो यदि हिंदी को हटा दिया है तो मैथ और इंग्लिश वाले 10% में भी इंक्लूड होंगे। तो दोस्तों जो यहाँ पे इंक्लूड हैं उनको हम हटा देंगे, तो 15% में यदि 10% जाएगा तो कितना बचेगा, 5%। अब परसेंट के वैल्यू आपको मान के चलने की परसेंट है, मैं यहाँ पे परसेंट लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि छोटा डायग्राम है इसलिए। तो यदि 10 यहाँ पे है और टोटल 15 है, क्योंकि मैथ और इंग्लिश में टोटल 15 है और 10 इसमें आ गए तो 5 इसमें रह जाएंगे। तो दोस्तों 5 इसमें रह गए। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये हो गया। अब हिंदी और इंग्लिश में 20% है, हिंदी और इंग्लिश यानी कि ये वाला पोर्शन 20% है दोस्तों। अब 20% कौन सा पोर्शन है, ये और ये वाला। तो 10% पोर्शन तो ये आ गया, तीनों वाला कॉमन वाला 10% आ गया। तो हमारे पास कितने बच गए, 10 बच गए यहाँ पे भी। अगले ऐसे ही करते हैं मैथ और हिंदी का। तो मैथ और हिंदी का कितने हैं, ये मैथ और हिंदी का 25% है टोटल, ये वाला पोर्शन है मैथ और हिंदी का। लेकिन 10 तो यहाँ से ऑलरेडी आ ही रहे हैं इसमें, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 15। अब दोस्तों फिर आते हैं मैथ, ये तीनों की बात खत्म हो गई। अब आते हैं मैथ में कितना है, 50%। तो मैथ वाला पूरा गोला है, इसका 50% मान है, इसका पूरा 50% वैल्यू। तो 15 और 5 20 और 10 30। तो दोस्तों 30% तो इसमें ऑलरेडी आ चुके हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ओनली मैथ में कितने बचेंगे, 20%। इसी प्रकार से हम इंग्लिश की देखेंगे, 55% है इंग्लिश में, लेकिन 25%, 10 और 10 20 और 5 25, यहाँ पे 25% इसमें भी आए हुए हैं। तो यहाँ पे कितने बचेगा, 30%। अब इसी प्रकार हिंदी में देखेंगे तो हिंदी का टोटल कितना है, 40% है टोटल, लेकिन 10 10 20 और 20 और 15 35 इसमें ऑलरेडी आ चुके हैं। तो 5% इसमें ये बच जाएगा। ये ओनली मैथ के पोर्शन है, ये ओनली इंग्लिश वाला पोर्शन है और ये ओनली हिंदी वाला पोर्शन है। दोस्तों अभी मैं जो आपको डायग्राम 3 वाला समझा के आया था, एक बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से समझाया था, एग्जाम्पल लेके, उसी प्रकार का ये क्वेश्चन है। अब आपके मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब हमसे पूछा क्या है, अब हमसे पूछा है इसमें यह है कि कितने छात्र ऐसे हैं जो तीनों सब्जेक्ट में पास हुए। यानी कि यदि इसको हम एक गोले में बंद कर दें, यानी कि ये एक पूरी परीक्षा है, स्कूल है और इसमें इतने छात्र होंगे, एक परीक्षा में इतने छात्रों ने लिया हिस्सा और ये सब पास हो गए जो गोले के अंदर हैं, तो बाहर कितने बच गए ये निकालना है। तो गोले के अंदर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, गोले के अंदर निकालने के लिए हम उसको डायग्राम, एक क्वेश्चन जो फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, उसको यूज में लेते हैं। और फॉर्मूला क्या था हमारे पास, फॉर्मूला ये होता है A यूनियन B यूनियन C। अगर हम देखी जाए तो A यूनियन B यूनियन C का वैल्यू तो हमें निकालना है, फिर उसको यदि निकाल देंगे तो 100 में से घटा देंगे तो फेल होने वाले स्टूडेंट की संख्या हमारे पास आ जाएगी। जो कि पास नहीं हुए वो यहाँ पर होंगे, पास हो गए जो तो अंदर हैं लेकिन फेल हो गए होंगे वो यहाँ पे बचेंगे। कितने भी देखते हैं कितना बचता है। तो A यूनियन B यूनियन, इसका मतलब क्या था, ओनली A वाला लेंगे हम सबसे पहले, A वाला लेंगे सबसे पहले और फिर हम B वाला लेंगे, फिर C वाला लेंगे। ओनली A वाला तो ये हमने निकाला है, इसका कोई यूज़ नहीं है, इसको मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा डायरेक्ट कैसे करते हैं, उसमें यूज़ लेंगे। तो A वाला कितना है हमारा, A वाला 50% है, B वाला कितना है 55%, यानी कि मैथ और इंग्लिश। ओनली वाला नहीं लेना है क्योंकि दोस्तों ये पूरा टोटल फॉर्मूले में हमने टोटल वाला लिया था, इसलिए इसमें भी हमें टोटल वाला लेना है। फॉर्मूले में यूज टोटल वाला हुआ था, तो मैथमेटिक्स टोटल कितने 50, फिर 55, फिर 40 और माइनस होंगे कॉमन वाले। और कॉमन वाला कितना है, कॉमन वाले मैंने आपको बताए थे मैथ और इंग्लिश में 15% छात्र हैं और 15 और माइनस 20 और माइनस 25 और प्लस तीनों में कॉमन कितने थे 10।
और जब इनको टोटल करेंगे तो 50, 105 और 155, और जब इनको 155 और 165 हो गए और इनको टोटल करेंगे तो 15, 5, 40, 25 और 15, 40, 40 और 20, 60। तो दोस्तों ये हमारे पास बच जाएगा 105। जब हम 60 को उसमें से घटाएंगे, किस में से, 100 में से, 165 में से जब हम 60 को घटाएंगे तो हमारे पास 105 बचेगा। इसको आप जोड़ लीजिए, -15, -20, -25 को 15 और 25 कितना होगा, 105 और 140, सॉरी दोस्तों 155 होगा। इसको सही ढंग से हम सॉल्व करेंगे तो 155 आएगा। 145, 145 और 10, 155 माइनस 60। जब 155 में से हम 60 घटाएंगे तो 95% आएगा। यानी कि दोस्तों 95% स्टूडेंट ऐसे हैं जो तीनों सब्जेक्ट में, या तो एक सब्जेक्ट में, या दोनों सब्जेक्ट में, या तीनों सब्जेक्ट में पास हुए ही होंगे। तो जब ये हमारे पास टोटल वैल्यू 95 की आ गई तो बाहर वालों की संख्या कितनी आ जाएगी, 5%। दोस्तों यही हमसे पूछा था, फेल होने वाले स्टूडेंट की संख्या कितनी है, 5%। तो 5% फेल होने वाले स्टूडेंट की संख्या है। तो ऑप्शन नंबर, जो भी आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। 5% आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तीनों में हमें फेल होने वाले, मैथ प्लस इंग्लिश प्लस हिंदी, तीनों में फेल होने वाले स्टूडेंट की संख्या यदि हमें देखी जाए तो दोस्तों ये होगी हमारे पास 5%। ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन को और सॉल्व करेंगे हम, फिर आपको मैं 3rd नंबर का क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा। जो भी स्टूडेंट बिल्कुल बेसिक से तैयारी कर रहा होगा वो इसका स्क्रीनशॉट ले करो, या फिर वीडियो को पॉज करके लिख लिया करो, और जो भी मैं आपको होमवर्क में देता हूँ उसको आप ज़रूर से ज़रूर सॉल्व किया करो। यदि आपसे नहीं होता है तो आप कमेंट, यदि एक भी स्टूडेंट का कमेंट आता है तो दोस्तों मैं ज़रूर से ज़रूर क्वेश्चन को सॉल्व करवा देता हूं। लेकिन यदि कोई भी कमेंट नहीं करता है तो फिर मैं ये सोचता हूं कि कोई कमेंट आया नहीं, यानी कि सब स्टूडेंट को हो गया होगा, इसलिए मैं आगे सॉल्व उसको करवाता नहीं हूं। तो दोस्तों दूसरा नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है हमारे सामने पेश है, आपके सामने क्वेश्चन पेश होगा 2nd नंबर का क्वेश्चन। तो आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। एक कक्षा परीक्षा में 39 छात्र गणित में पास हुए तथा 50 छात्र अंग्रेजी में पास हुए। तो मैं डेटा साथ के साथ ही लिख लेता हूं, क्योंकि क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन को पढ़ने की आपके लिए कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए ज़रूरत है। जो मैं आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा फिर आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो गणित में कितने छात्र पास हुए, 39, और 39 छात्र गणित में पास हुए तथा 50 छात्र अंग्रेजी में पास हुए। तो इंग्लिश में कितने छात्र पास हुए, 50 छात्र। अब की बार दोस्तों हमें परसेंटेज नहीं दिया हुआ है, अब की बार हमें छात्र दिए हुए हैं कि इतने छात्र मैथमेटिक्स में पास हुए, इतने छात्र इंग्लिश में पास हुए, तथा 39 छात्र तर्कशक्ति यानी कि रीजनिंग में पास हुए। कितने छात्र पास हुए, 39। अब 3 डायग्राम बनेंगे हमारे सामने इसके, एक तो मैथ का, एक इंग्लिश का, और एक दोस्तों रीजनिंग का। मैथ में पास होने वालों की संख्या कितनी है, 39, और इंग्लिश में पास होने वालों की संख्या कितनी है, 50, और रीजनिंग में पास होने वालों की संख्या कितनी है, 39। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। तो आगे पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि यदि 21 छात्र गणित में अंग्रेजी में पास हुए हों, यानी कि 21 छात्र गणित में इंग्लिश में, इसका मतलब क्या होगा, गणित और इंग्लिश में कौन सा कॉमन पार्ट आएगा, ये वाला कॉमन पार्ट, 21 छात्र। लेकिन हम पहले क्वेश्चन को पूरी तरह पढ़ लेते हैं, फिर कॉमन वाला पार्ट लिखते हैं। तीनों में जो कॉमन आता है दोस्तों उसको लिखते हैं, फिर इसके हिसाब से इसको लिखते हैं, इसमें से उसको घटा के इसको फिर लिखते हैं। तो आइए, मैथ और इंग्लिश में 21 छात्र और गणित में अंग्रेजी में 21 छात्र पास हुए हैं तथा 18 छात्र गणित में तर्कशक्ति में पास हुए हों, यानी कि मैथ और रीजनिंग में 18 छात्र पास हुए हों, और 19 छात्र तर्कशक्ति व रीजनिंग में, तर्कशक्ति व गणित में, रीजनिंग और तर्कशक्ति तो एक ही बात हो गई। तो दोस्तों 19 छात्र तर्कशक्ति व गणित में पास हुए हों, मैथ और रीजनिंग में 19 छात्र, और 18 छात्र अंग्रेजी, 21 छात्र हमारे पास गणित व अंग्रेजी में है, और 18 छात्र हमारे पास इंग्लिश व रीजनिंग में है, और 19 छात्र हमारे पास मैथ और रीजनिंग में है। और दोस्तों इसमें हमसे पूछा यह है
यदि 22 छात्र केवल 2 विषयों में पास हुए हों तो कुल कितने छात्र पास हुए हैं। हमें ये बताना है ए यूनियन बी यूनियन सी का मान बताना है, तो हमें इसका पूरे का मान है। लेकिन दोस्तों हमें ये वाली वैल्यू नहीं दे रखी है। इसका मतलब मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश की कॉमन वैल्यू है, तीनों वैल्यू ये हमें नहीं दे रखी है। ये हम मान के चलेंगे x है। और हमें एक वैल्यू दे रखी है, एक वैल्यू ये दे रखी है कि कम से कम दो सब्जेक्ट में, यदि 22 छात्र केवल 2 सब्जेक्ट में, यानी कि इनका मान 22 होगा। केवल 2 सब्जेक्ट में पास हुए स्टूडेंट की संख्या हमें दे रखी है 22। तो दोस्तों आइए किस प्रकार सॉल्व करते हैं हम। 2 सब्जेक्ट में पास होने वाले स्टूडेंट की संख्या 22 दे रखी है। अब हम सबसे पहले मानेंगे तीनों सब्जेक्ट में पास होने वाले स्टूडेंट की संख्या x, फिर उसके हिसाब से इनकी संख्या लिखेंगे। तो मैथ और इंग्लिश वाली तो x माइनस 21, क्योंकि x तो इसमें आ गया 21 में से, तो 21 माइनस x। और ये हो गया मैथ और रीजनिंग में 18 माइनस x। मैथ और रीजनिंग, मैथ ये रहा, रीजनिंग ये रहा, तो ये वाला पोर्शन आएगा तो 18 माइनस x, क्योंकि x इसमें आ गया, 18 टोटल थे तो 18 माइनस x। इसी प्रकार से 19 माइनस x हो जाएगा। अब दोस्तों ये वो वैल्यू हैं जो हमारे पास दी हुई है मैथ और रीजनिंग में, मैथ और इंग्लिश में, और इंग्लिश और मैथ में, यानी कि कोई 2 सब्जेक्ट में पास होने वाले स्टूडेंट की संख्या हमें ये दे रखी है। ये तीनों कोई 2 सब्जेक्ट में पास होने वाले स्टूडेंट की संख्या होगी। अब हमें क्वेश्चन में यही चीज़ दे रखी है कि तीनों कोई 2 सब्जेक्ट में पास होने वाले स्टूडेंट की संख्या 22 है, यानी कि इसका मतलब हमें क्वेश्चन में ये दे रखा है 21 माइनस एक्स प्लस 18 माइनस एक्स प्लस 19 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स। इन तीनों की संख्या 22, इन तीनों की संख्या हमें 22 दे रखी है। दोस्तों यदि इन तीनों की संख्या हमारे पास 22 दे रखी है तो अब यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगी वैल्यू। यदि ये वैल्यू आ जाएगी तो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर हम क्या करेंगे, ये वैल्यू तो हमारे पास है ही है तीनों, सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यू चाहिए हमें। तो ये वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, इन तीनों को योग करके x के 22 के बराबर कर देंगे, फिर हम ए यूनियन बी यूनियन सी आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। 8 9 और 9 18। दोस्तों ये हमारे पास हो गए 18, यानी कि और 2 और 1 3 और 1 4, 4 और 1 5, यानी 58 माइनस 3x इज इक्वल टू 22। इसको उधर भेजेंगे 3x बराबर, यह आ जाएगा हमारे पास 36। तो x का मान आप यहाँ से देख सकते हो कितना आ रहा है दोस्तों। x का मान यहाँ से आपको 12 आ जाएगा x का मान, क्योंकि x इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 36 है, तो x का मान ऑब्वियसली बात है 12 आ जाएगा। तो यहाँ से x का मान हमने निकाल लिया 12, तीनों में पास होने वाले स्टूडेंट की संख्या। अब क्या करेंगे, हमें सब में पास होने वाले स्टूडेंट की संख्या चाहिए, यानी कि a यूनियन b यूनियन c का मान हमें निकालना है। तो हमें क्या दे रखा है 39 प्लस 50 प्लस 39 माइनस हमें दे रखा था 21 जो भी तीनों में पास हुए, क्योंकि इन दोनों को जोड़ के लिखते हैं उसमें, माइनस इसको 18 और इसमें फिर माइनस 19 और प्लस 12 जो कि तीनों दिए हुए हैं। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, ए यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, और इसकी वैल्यू दोस्तों हमारे पास आएगी 82। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 82 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर जिस भी आंसर में 82 ऑप्शन होगा ये आंसर सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, बिल्कुल इजी कंसेप्ट है। यदि आप थोड़ा सा ध्यान दे के सीखते हो तो ये सीखने लायक कंसेप्ट है, आप सीख सकते हो यहाँ से। और बैंक, रेलवे, एसएससी जितने भी एग्जाम्स में आती हैं, सीडीएस तक ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उन सब में आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने होमवर्क में पेश किया जाएगा, यदि आप इसको कर पाओ तो कर लेना दोस्तों। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। इसको मैं मिटा भी देता हूँ और आप वीडियो को पॉज करके लिख लिया करो या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया करो इसका। और विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।